हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और आप लोगों को आज हमें नया टॉपिक शुरू करना है क्योंकि अब बैच सेपरेट हो गया है। गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई, जल्दी से बताओ तो मैं आगे बढ़ूं। चलो अपना बातचीत बंद करो और बताओ। ओके, गुड इवनिंग। चलिए, तो जो थोड़ी सी प्लानिंग है वो थोड़ा जान लेते हैं और उसके बाद ओके सो 11th 12th मिल गया है शायद, सॉरी दोनों बैच 11th का दोनों बैच मिल गया है, ये है एक पॉइंट। ठीक है, तो 11th फर्स्ट बैच के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह के मोशन में भी प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों का छूटा हुआ है मोशन अंडर ग्रेविटी का 1D वाला कुछ क्वेश्चन बाकी है और प्रोजेक्टाइल मोशन बाकी है। ठीक है, तो जैसे ही सेकेंड बैच को हम लोग पहुंचा देंगे तब तक हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, जो तीनों चैप्टर को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ही कहते हैं। और आप देखेंगे किताबों में तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ही कई किताबों में तीनों है और कई जगह अलग अलग है। तो यूनिट वाइज देखेंगे तब तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 3 चैप्टर्स हैं जो हम लोग को पढ़ना है, फंडामेंटल, बहुत मज़ेदार टॉपिक्स है। यदि मैं कहूँ कि फिजिक्स का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो गलत नहीं होगा, है ना। तो इसको पढ़ेंगे और इसका पीछे से बहुत ज़्यादा लेना देना कोई मतलब नहीं होगा, और जितना मतलब होगा उतना आप जानते होंगे। तब तक जितना आप जानते होंगे, तो मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, सेकेंड बैच। फर्स्ट बैच के लिए तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि वो तो मोशन 1D और रिलेटिव एंड दिस एंड दैट एंड वेरिएबल एक्सप्रेशन सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो उनका प्रोजेक्टाइल मोशन बाकी है और मोशन, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी थोड़ा बहुत ठीक है, वो भी बाकी है, देखेंगे बाद में कलेक्टिवली। लेकिन जो सेकेंड बैच के हैं, जो सेकेंड बैच के बच्चे हैं, उनको रोज मैं शेड्यूल वाइज ग्राफ, वेक्टर खत्म हो गया, ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मोशन इन 1D आपको लगातार रोज 2 वीडियो भेजेंगे, मतलब 2 घंटा। और आपको पता ही है कि जो मेरा लेक्चर होता है वो कैसा होता है ना। तो आप बल्कि कोई मूवी देखेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। मोशन वाला पढ़ेंगे आप, मज़ेदार ढंग से सो के देखिए, हल्का फुल्का पेन चला लीजिए आपका मन करता है तो, और फटाफट 2 लेक्चर इसलिए क्योंकि 20 दिन के अंदर भाग के चले आएंगे हम लोग वहाँ पे जहाँ से मैं आपको बात कर रहा हूँ कि छूटा हुआ है, और है ना। तो शेड्यूल वाइज हम लोग इसको प्लान करेंगे। अब ये नहीं कहने वाला हूँ कि ऐप पे जाओ, पहले से अपलोडेड है उसको देख लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चे कैसे होते हैं, उन्हें फोर्सफुली चीज़ें करवानी होती हैं और आप वही हैं, तो ये ज़रूरी है। ज्योति कश्यप और कई लोगों का क्वेश्चन है कि कहाँ भेजेंगे, तो ये शेड्यूल वाइज ऐसे ही लाइव टाइप का चलेगा ना। मतलब जैसे हमारा ये शेड्यूल है 5-10 पे के क्लास लेना था, वैसे ही वो शेड्यूल सेंड होगा आप लोगों को, आप लोग उसी टाइम पर एक लाइव की तरह चलेगा, वो आप देखेंगे। ठीक है, ताकि आप प्लान तरीके से आप सभी इकट्ठा एक साथ देखें, है ना। तो ये एक अच्छी बात होगी शेड्यूल वाइज, रोज 2 पीरियड। मैं आज ही बात करके आया हूँ, है ना, तो चीज़ें पूरा प्लान कर चुका हूँ, मैनेजमेंट से बात किया हूँ। तो एक तो ये है, दूसरा एक तो ये इन्फॉर्मेशन है, और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं होगा कि हम पीछे क्या देख रहे हैं, है ना। ठीक है, तो सेकेंड बैच को इससे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ, कहीं कहीं 1-2 एक्सप्रेशन
कहीं पर डिफरेंशिएशन वाला एक्सप्रेशन कुछ आएगा तो आपको दिक्कत आ सकती है ना। पीछे वाली चीज़ें कुछ दिक्कत आएगी तो पीछे वालों से चीज़ें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसको एज इट इज़ ले लेंगे, उसको ये मान के चलेंगे कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ना। जो बच्चे अभी ओल्ड बैच के शेड्यूल में कंफ्यूजन हो गया है। किस बात का कंफ्यूजन? वो तो ओल्ड बैच और न्यू बैच दोनों मर्ज हो गया है और एडवांस और टारगेट बैच सेपरेट हो गया है। इसमें कौन सा कंफ्यूजन हो गया? दिव्यांश सिंह, इनका कहना है कि सेकेंड बैच का हूं बस थोड़ा थोड़ा वनडी पढ़ा हूं, है ना। तो ज्योति कश्यप, टारगेट एंड ओल्ड बैच को लेकर टारगेट तो यार सेपरेट हो गया है, लिखा भी मेंशन भी रहता है। बाकी लोग अपना बताएंगे ना क्लास में, सर डिफरेंशिएशन किस चैप्टर के वीडियो में मिलेगा, डिफरेंशिएशन के वीडियो में मिलेगा, ठीक है। वो डिफरेंशिएशन वो लिखा रहेगा अलग से। तो चीज़ें आपको जैसे भेजा जाएगा वैसे ही पढ़िएगा। और फिलहाल हमको पढ़ाने दीजिए। दूसरा एक इन्फॉर्मेशन ये था, जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट आया है और हम लोगों के कोचिंग का अनएक्सपेक्टेड मतलब जिन बच्चों को हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा नहीं किए हैं वो अब आईटी में जा रहे हैं। ये कई स्टोरीज फ्रेम हुई है अभी चीज़ें, और फ्रेम हुई है मतलब हम लोग बनाए हैं कि पीछे का क्या हुआ है अब क्या हो गया है तो अभी देखने को मिला हुआ है, ठीक है। और फ्रेम का मतलब ये नहीं कि हाइपोथेटिकल एक स्टोरी फ्रेम की गई है। तो एक तो ये है, और दूसरा एक और चीज़ आपको जान के सरप्राइज होगा कि जो रिव्यूज़ हैं उसमें ये है कि फिजिक्स बहुत अजीब सा कठिन और अजीब सा पूछ दिया था, है ना। मैथ्स रिलेटिवली लंबा था, लेंदी था। एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री था लेकिन लॉजिकल था और इजी था। आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि मैं अभी जब से रिजल्ट आया है तब से मैं देख रहा हूं, सभी लोग ये सरप्राइज कर रहे हैं हमारे यहाँ कि फिजिक्स में गजब के बच्चे परफॉर्म किए हैं। ज़्यादातर बच्चों का तो केमिस्ट्री मैथ्स से ऐड करके फिजिक्स के बराबर है, दो सब्जेक्ट मिला के फिजिक्स के बराबर है। जो बच्चे बोले थे कि बाकी दोनों ठीक किए हैं लेकिन फिजिक्स उतना अच्छा नहीं किए हैं, उसी में फिजिक्स में ही ज़्यादा मार्क्स है। रीज़न मैं बताता हूँ आपको। अरे मैं सब बात कर रहा हूँ, ये कौन है यार? शुहैकर पता नहीं। तो सुनो, मैं सारे बैच की बात कर रहा हूँ एज ए होल कलेक्टिव। टारगेट बैच में भी बच्चों के रिजल्ट का, और क्योंकि ये जेईई एडवांस तो यार सबके लिए सेम था ना, चाहे वो 12th का हो चाहे टारगेट का हो। क्या आखिर वो चीज़ क्या थी जिससे हम लोग फिजिक्स के सिलेबस को ये मानते हुए कि बहुत सारे पार्ट्स अच्छे नहीं हुए फिर भी फिजिक्स में बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म किए? रीज़न सुनो। रीज़न ये है कि जो मैं पढ़ाता हूँगा देखते होगे, मैं ये बात करता हूँ अजम्पशन की, रिफरेंसेस की, वेरिएशंस की, डीप नॉलेज, कंसिडरेशन की। बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानते हैं, नहीं होगा तो क्या होगा। रियली में यही अल्टीमेट नॉलेज है, रियली में यही साइंटिफिक टेम्परामेंट है, और रियली में यही एडवांस्ड है। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। रिया कौशल का क्वेश्चन है, सर हाउ मेनी स्टूडेंट्स? अभी चल रहा है, जितना रिजल्ट आया था उसमें मैं अभी देख के बता रहा हूँ। 1000 के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, एक 3 डिजिट में 1000 के अंदर कई बच्चे हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना अच्छा रिजल्ट है।
अभी अभी देखा जा रहा है, पूरी टीम लगी हुई है, बीच बीच में नेट स्लो हो जा रहा है, ट्रैफिकिंग आ जा रही है, बीच बीच में बंद हो जा रहा है, क्योंकि आज पूरा इंडिया रिजल्ट देख रहा होगा, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आसान नहीं है पूरा इतना जल्दी देख पाना। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? तो अब फोकस करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, है ना, और वही डीप स्टडी वैसे ही शुरुआत करते हैं। देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, कई बच्चों का फोन भी आया कि सर हम फिजिक्स में जैसा सोचे थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हो गया, और ज़्यादातर बच्चे फिजिक्स में स्कोर करने के कारण कट ऑफ का क्रॉस करके और अब आईटी में वो जा रहे हैं, आईआईटी में। मतलब जो बच्चे नहीं सोचे थे कि आईटी में जाएंगे क्योंकि कोचिंग में ज़्यादा अच्छा नहीं करते थे, वो आईटी में जा रहे हैं। रीज़न मैं बताता हूँ, एक और रीज़न है उसका। जो बुक है ना मेरी, जिसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड ऑफ बॉडी जैसे बोलते हैं, वैसे ही मैकेनिक्स को स्पाइनल कॉर्ड ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, और मैं फिलहाल वही लिखा हूं। बच्चे उसके एक्सप्लेनेशन से, उसके क्वेश्चन से इतना ज़्यादा तैयार हो गए थे कि वो किसी भी जंग को जीतने के लिए वो रेडी थे, मतलब मुस्तैद थे। वो भले ही मॉडर्न में क्यों ना हो, वो अप्रोच जान गए थे कि हमें कूल रहना है, क्योंकि मैं बताया था कि ज़्यादा लंबा क्वेश्चन लिखा हो तो इसका मतलब कठिन थोड़ी ही है। वो तो कंसिडरेशन, रेफरेंसेस, अजम्पशन और ना रिस्ट्रिक्शन लगाया होगा, वो एक्सप्लेन किया होगा कि भाई ये मत लेना, जी कांस्टेंट लेना, यहाँ पे जीरो लेना, तो पोटेंशियल जी जीरो ऐसे लिखने से क्वेश्चन कठिन नहीं बल्कि क्वेश्चन आसान होता है। तो ये जो मैं ट्रेनिंग बच्चों को दिया था उसका फायदा मिला। तो एक तो ये है कि बच्चे इसका बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं मेरी बुक का, कि इस बुक के कारण, अच्छा बुक को उसको नॉवेल की तरह पढ़े। और ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे थे, टीचर्स की ये सब चीज़ें जो चल रही थी, उसमें से कई लोगों का ये भी मेरे पास पर्सनल मैसेज आया, वो मंगा लिए हैं और वो पढ़ रहे हैं और उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो बुक में लिखा हूँ, है ना। तो एनीवे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, देखते हैं शुरू से अभी तक चीज़ें क्या क्या हुई हैं मोशन में, और आज हम लोग का फिर से वो फेमिलियर होने में हम लोग का चला जाएगा, और बहुत ज़रूरी भी है। धीरज यादव, आप अमेजॉन पे ले लीजिए। अमेजॉन पे यार पूरी इंडिया अमेजॉन से खरीद रही है मेरी बुक, और आप लोग पूछते हैं कहाँ से लूँ, कई बार बता चुका हूँ, फिर भी पूछते हो कहाँ से लूँ। सुनो तब, चलो ध्यान से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आकाश, ओके ध्यान से सुनिए सभी लोग। चलते हैं अब शुरुआत में, जिसके लिए हम लोग ये सब्जेक्ट चूज किए हैं, साइंस, जिसमें फिजिक्स सब्जेक्ट है। पीछे चलते हैं सोक्रेटिस, जिसे हम लोग इंडियनाइज करके नाम सुकरात कह दिए। हम लोग भी तो कम थोड़ी हैं, नाम सोक्रेटिस रहता है उसको सुकरात कह दिए, नाम अरिस्टोटल रहता है अरस्तु कहने लगे। तो चलिए ठीक है, उसको भारतीयकरण करना, इंडियनाइज कर दिए चीज़ों को, वो भी सही। तो नाम इसलिए बता दिया क्योंकि कई लोग सोचेंगे कि मैं सोक्रेटिस बोल रहा हूँ, वो कौन है, तो वो सुकरात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से फिलॉसफी चलती आ रही है, और सबसे बड़े फिलॉसफर, साइंटिस्ट और साइंस का रिसर्च स्कॉलर्स और ये सब होते हैं। मैं क्यों बोलता हूं मालूम है? क्योंकि जब आप बिना बेस के, बिना रीजन के, बिना कॉज एंड इफेक्ट के बात करते हैं, तो वहां पे
क्लैशेस होते हैं, वहाँ पे डोमिनेंस होता है, वहाँ पे कंट्रोल और गवर्नेंस होता है। वहाँ पे ये नहीं होता कि जैसे होता ना, वहाँ से एक नया धर्म बना देते हैं, नए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं और कह देते हैं कि हाँ ये मीटिंग में पास हो गया, डेमोक्रेसी की जिसे बात करने लगते हैं। बट डेमोक्रेसी की बात साइंस नहीं करता है ना। सो फिलॉसफी सबसे बड़ी फिलॉसफी इन सब चीज़ों को लेके हुई, और यही रीज़न है कि शुरुआत आप देखेंगे तो दोनों एक ही बात रही है ना। थिंकर, भाई थिंकर मतलब वो फिलॉसफर, वो थिंक कर रहा है तो वो फिलॉसफी है, फंडामेंटल बेस किसी चीज़ का, कि हमारा जन्म क्यों हुआ, ये दुनिया क्या है, मोशन क्यों है, वहाँ से शुरुआत होता है। फिर प्लेटो और क्या क्या एक फहरिस्त चली आ रही है। अब आता है कोपरनिकस, जो प्लेटो से काफ़ी इंस्पायर्ड है। कोपरनिकस सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में अपनी बातें कर रहे थे, मोशन के बारे में, सन का, अर्थ का, मून का, ऐसे इस तरह की बातें हो रही थी। तो उनका मानना था कि भाई ये नेचुरल मोशन है, इस पे कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, इसकी टाइम पीरियड, इसके पोजीशन की बात कर सकते हैं, पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, वेलोसिटी, इस टाइप की बात हो सकती है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट टाइप की बातें करना बेकार है। यहां से शुरू हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट अरिस्टोटल, बस ऐसे ही अलग से नाम रख देता हूं ना, ये बगल में अरिस्टोटल लिख देता हूं। इन्होंने दो थ्योरी दिया था, नेचुरल मोशन कहते हैं ये, नेचुरल मोशन एक बात करते हैं ये, और एक वायलेंट मोशन की बात करते हैं। फर्स्ट वन, सेकेंड वन। अरिस्टोटल नाम आता है। अरिस्टोटल एक बड़े एक बड़ा अरिस्टोटेलियन लॉ, और अरिस्टोटल देख लेना, स्पेलिंग यार, TEL है कि TLE है, जो भी है, नाम पे नहीं जा रहा हूँ, नाम का कोई अपना अपना कोई अलग से कोई थ्योरी नहीं होती है स्पेलिंग की, जो है वो ध्यान देना होता है क्या नाम है। एनीवे, इनका कहना था कि एक नेचुरल मोशन होता है, उसका नेचुरल स्टेट होता है, वो उसी में रहना चाहता है। जैसे किसी चीज को हम लोग छोड़ देंगे तो अर्थ के सेंटर की तरफ जाती है, ठीक है। कहीं पे टेबल पे बुक है तो वो रुकी रहना चाहती है, उसको किनारे यदि गिरने लगेगी तो जब गिरने लगेगी तो फिर वो सेंटर की तरफ जाना चाहती है, और टेबल पे है तो रुकी रहना चाहती है। ये सब बातें वो करते थे। वो कहते थे कि हर एक अपना एक नेचुरल स्टेट होता है, और वो नेचुरल स्टेट का होता है, उसकी तरफ वो या तो मोशन की तरफ, मोशन करने वाला सेंटर की तरफ, वो एक नेचुरल मोशन है, तो उसे नेचुरल मोशन कहते हैं। इस नेचुरल मोशन में किसी भी चीज का अर्थ के सेंटर की तरफ जाना, किसी चीज को छोड़ दूं मैं, इसको मैं छोड़ दूं तो उसको अरिस्टोटल एक्सप्लेन करते थे कि छोड़ देने पे ये सेंटर की तरफ जा रहा है, ये नेचुरल मोशन है। और जो मून है, सन है, ये जो मोशन है, सन के अबाउट अर्थ है, ये सब स्टार और ये जितना भी कुछ है, ये सब नेचुरल मोशन है। और जब वायलेंट मोशन की बात करते हैं तो ये वायलेंट आज वाला नहीं है, आज वाला जो मॉडर्न वायलेंट वर्ड है वो वाला नहीं। वो कहते थे वायलेंट मतलब फोर्सफुली, पुश और पुल। उनका कहना था कि यदि रखी हुई किताब टेबल पे रखी हुई किताब, इसका स्टेट, नेचुरल स्टेट है रेस्ट। यदि आपको इसको चलाना होगा तो आपको फोर्स लगाना होगा, फोर्सफुली पुश और पुल करना होगा,
तब तो चीजें चलेंगी। और चलती रहने के लिए, चीजों को चलते रहने के लिए आपको फोर्स लगाते रहना होगा। चीजों को चलते रहने के लिए आपको फोर्स लगाते रहना होगा। यदि आप फोर्स लगाना छोड़े, पुश और पुल करना छोड़े नहीं, कि वो अपने नेचुरल स्टेट में आना चाहेगा, जो कि रेस्टनेस था, उसका जो रेस्ट होना था। तो इसीलिए जब साइकिल की बात होती थी, कार्ट की बात होती थी, अब साइकिल जा रही है, ठेल रहे हो, साइकिल जा रही है, छोड़ दोगे तो रुकने लगेगी। किसी बुक को, टेबल को पुश करो, टेबल चलेगा, छोड़ दोगे रुक जाएगा। अब अरिस्टोटल के टाइम में, अच्छा 200 साल तक ये चलती रही चीजें, ये देखिए। क्यों? क्योंकि रियली में अरिस्टोटल की बात सच लगती थी कि किसी चीज को छोड़ दिया गया, सेंटर की, सही में सेंटर की तरफ जा रहा है, सही में किसी चीज को चलते रहने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, रुकने लग रहा है, वो रुक जा रहा है। ये जो बात थी ये लोगों को सही भी लगती थी कि सही है। उन्होंने कहा था कि यदि पानी में बबल है तो वो उसमें मिक्स होना चाहता है, उसका स्टेट है एयर में, वो ऊपर उठेगा और जाके मिक्स होना चाहता है। जो धुआं है, यदि आप कोई चीज़ टेबल पे कुछ जला देंगे, वो जो धुआं है वो ऊपर उठेगा और चीज़ें, सॉलिड बॉडी नीचे जाएगी, क्योंकि सॉलिड बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ जाती है, ये नेचुरल उसका मोशन है। और धुआं एयर में जाएगा, उसका नेचुरल मोशन ऊपर जाना है। इस तरह का नेचुरल मोशन और वायलेंट मोशन, मतलब खुद का अपना स्टेट और फोर्सफुली करवाने की बात करते थे वो, फोर्सफुली। ठीक है, तो ये इनका फाइनल स्टेटमेंट क्या रहा? किसी बॉडी को चलते रहने के लिए फोर्स लगाते रहना जरूरी है, छोड़ देने पे वो क्या हो जाएगी? बॉडी रुक जाएगी। ठीक है, अब आते हैं गैलीलियो। गैलीलियो एक बड़ा नाम है, गैलीलियो एक मोशन की स्टडी में बड़ा नाम है। मैं तो बल्कि इनसे भी बड़ा नाम कहूँगा, क्योंकि ये तो अपने नाम पे लॉ उनका 2 ठो तो ले ही उड़े। तो मैं तो कहूँगा कि गैलीलियो थे तो ये 3 लॉज दे पाए, जिसमें से एक लॉ तो इनका इंडिपेंडेंट था, तो 2 लॉज कहूँगा। तो ये गैलीलियो आए तो बहुत एक्सपेरिमेंट किए मोशन एंड ग्रेविटी, उन्होंने बहुत बारीक से देखा। गैलीलियो से पहले इसी तरह की नेचुरल स्टेट, नेचुरल फिनोमेना और इस तरह की बात होती थी। सबसे ज़्यादा लॉजिकल जो पीछे से हिस्ट्री आती हुई गैलीलियो ने दिया। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने इनर्शिया टाइप की चीज़ों को एक्सप्लेन किया, भले इनर्शिया अल्टीमेट लॉ ये दे दिए। उन्होंने कहा, आदर्श मौर्य, हु इज योर फेवरेट साइंटिस्ट? ये अच्छी बात नहीं है, जो बड़े लोग होते हैं उसमें ये नहीं होता कि फेवरेट ये और फेवरेट वो। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, और ना ही ये जस्टिफाई है, जस्टिफिकेशन है किसी को ऐसे किसी के प्रति, किसी को लेकर। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था, हाँ, गैलीलियो का नाम आता है तो गैलीलियो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, समझने के बाद, चीज़ों का मोशन स्टडी करने के बाद, वो कहते हैं कि अरिस्टोटल जो कह रहे थे वो सही नहीं था। वो कहते थे कि किसी बॉडी को चलते रहने के लिए फोर्स लगाते रहना ज़रूरी है, किसी बॉडी को चलते रहने के लिए फोर्स लगाना ज़रूरी है, छोड़ देंगे तो बॉडी रुक जाएगी, जो कि रियली में देखा जाता था। गैलीलियो एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए। उन्होंने कहा कि किसी बॉडी को चलते रहने के लिए बल्कि फोर्स नहीं लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आप बल्कि फोर्स मत लगाइए तो चलती रहेगी, बल्कि लगाएंगे तो या तो ज्यादा तेज से चलेगी, या तो रुकने लगेगी, या तो मुड़ जाएगी, बल्कि आप मत लगाइए तो वैसे ही चलती रहेगी। बिल्कुल उल्ट गया ये बात।
अब यहां से बात उलट चुकी है। क्या उलट चुकी है कि बल्कि किसी बॉडी को चलते रहने के लिए फोर्स मत लगाइए। यहां से इनर्शिया का एक कॉन्सेप्ट आने लगा और एक नई चीज दी है, लेकिन वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, स्टेटमेंट नहीं दे पाए, कोट नहीं कर पाए गैलीलियो। और ये शख्स जो है, जिनकी रिस्पेक्ट मैं वैसे ही सबकी करता हूँ, इनकी भी वैसे उतनी ही करता हूँ, कम नहीं। और ये दबोच लिए दो लॉज, उसी में से दो ठो खींच लिए। एक तो स्टेटमेंट वही वाला मोर और लेस दे दिए जो गैलीलियो दिए थे, तो पहला लॉ हो गया, और उसको फॉर्मुलेट कर दिए तो दूसरा लॉ हो गया। इसका मतलब दो लॉज तो काफी कुछ छुपा हुआ था गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स में, है ना। और ये भी बता दूं कि गैलीलियो को सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटर माना जाता है पूरे ह्यूमन हिस्ट्री की। मतलब ये भी आप इमेजिन करिए। और माइकल फैराडे को भी, ये दो लोगों को मोशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट के नाम पे गैलीलियो को कहा गया, फादर ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, जो स्टडी किया गया है। और जो रिवोल्यूशनरी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, सबसे बड़ा नाम आता है माइकल फैराडे का, जो सबसे बड़े एक्सपेरिमेंटर माने जाते थे। एनीवे, सो हाँ, अच्छा हाँ, यदि आप लोगों को वो बुक मंगानी है जो मैं बोल रहा था, अमेजॉन पे लिखिए फिजिक्स फॉर ऑल बाय ब्रिजेश सिंह, तो आपको मिलेगा। हो सकता है कि केवल फिजिक्स फॉर ऑल लिखने से ना मिले, तो आप जल्दी से मंगा लीजिए, इसको बनाना शुरू करिए और इसको पढ़ना शुरू करिए। ये बहुत, अब उसमें तो बहुत मेहनत से लिखा होगा, अभी तो मैं आपको इतनी ऐसे फटाफट बता दे रहा हूँ। एनीवे, गैलीलियो क्लियर, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस फिलोसफर, प्लेटो, कोपरनिकस, अरिस्टोटल, गैलीलियो, देन न्यूटन ऐसे हैं जो इन्होंने अच्छे से लॉ दे दिया और हो गया इनके नाम 3 लॉज। अब तीनों लॉज को आप नाम दे दें, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, या तो ये नाम दे दें, या तो लॉ के नाम पर इन लॉज को नाम दे दें। कह दें कि लॉ ऑफ इनर्शिया, वेक्टर लॉ, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। एक ही बात है, बोलो। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि या तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है भाई, ये भी चलेगा। अच्छा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। हिंदी वाले समझेंगे तो जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरे लॉ को, न्यूटन्स सेकेंड लॉ को कहते हैं वेक्टर लॉ, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में वो फॉर्मुलेशन है। पहले लॉ का ही ऑलमोस्ट फॉर्मुलेट कर दिए, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि फोर्स मास एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का जो मोशन हो रहा है रिलेट करेगा। ये न्यूटन की देन थी। लेकिन हाँ, एक्सपेरिमेंट तो गैलीलियो कर रहे थे, भले ही वो फॉर्मुलेट नहीं कर पाए। लेकिन दो लॉज को कहा जाता है कि इनका प्योर अपना नहीं है न्यूटन का, बट थर्ड लॉ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स, ऑल इंडिपेंडेंट है। जितने भी ह्यूमन हिस्ट्री में न्यूटन तक जितनी भी बातें हुई थी, एक्शन रिएक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। और यही एक्शन रिएक्शन रिवोल्यूशनरी चेंज लेके आया था पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी डायनामिक्स में। जो विजिबल वर्ल्ड है ना, जो चीजें दिखती हैं, ये दुनिया जो दिखती है वो तो मैकेनिक्स वाली है। इनविजिबल वर्ल्ड ना, ये इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न है और ये सब चीजें। भाई विजिबल वर्ल्ड तो मैकेनिक्स वाला है। तो उसमें एक बड़ी देन है न्यूटन की जो तीनों लॉज हैं, और उसमें F बराबर A में अपने आप में नायाब है। लेकिन कहा जाता है कि पहला और दूसरा लॉ पहले से चीजें चली आ रही थी। तो रिवोल्यूशनरी चेंज कौन लेके आया? थर्ड लॉ, जो कि सारे कॉम्प्लेक्सिटीज को सॉल्व कर दिया। जितने भी टेक्नोलॉजी में और मशीन में एडवांसमेंट हुआ
वो थर्ड लॉ के बाद हुआ है, क्योंकि तब पता चला है कि कोई चीज कितना भी कमजोर या मजबूत क्यों ना हो, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी छोड़ती नहीं है, उतना ही लगा देती है, और दोनों एक दूसरे पर बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। तो आप लोगों को समझ, ये थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा कि थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज इंडिपेंडेंट। न्यूटन्स थर्ड लॉ को प्योर न्यूटन का कह सकते हैं। उसके ऊपर न गैलीलियो सोचे थे, न अरिस्टोटल, न टाइको ब्राहे, न केपलर, न कोपरनिकस, न प्लेटो, न सोक्रेटिस, न कोई। ओके, इनका खुद का ऑब्जर्वेशन अब तक बड़ा ऑब्जर्वेशन है, ये एक्शन रिएक्शन वाला। तो हमें लगता है कि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आया होगा इस तरह की बातों से। अब हम लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब हम लोग तैयार हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ, अच्छा हाँ, तुम लोग एक और चीज है कि आप लोग एक नई अलग कॉपी बना लीजिएगा। उस कॉपी में, क्योंकि हम लोग को अभी और पढ़ना है ना, फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच जो भी 11th के हैं, दोनों लोग उसको कॉपी को छोड़िए, दूसरे कॉपी में अब लिखिएगा, कॉपी ले लीजिए, है ना। उसी में आगे नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें तो अभी हम लोग को पढ़ना है और उस पढ़ाई से बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है। एक ये बात है। चलिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया, चलिए लिख लीजिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया, बताओ। हमको लगता है कि चलो, मैं जानता हूं आप लोग, मेरे फिजिकल प्रेजेंस होता आपका मेरे सामने क्लास में, तो मैं सभी बच्चों को बोलने के नाम पे खड़ा करता हूं। हाँ भाई, सभी लोग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बोल दो, और जो बोल रहा है वही दूसरा, ऐसा तो है नहीं कि दूसरा कुछ और बोलेगा, ऐसा नहीं है ना। लॉ जब यही है तो मोर और लेस एक ही तरह की बात होगी। फिर भी मैं बोलता हूं कि ये जो बोला है वही बोल दो। अब ये नहीं कि अब तो वो तो बोल दिया है तो हम कैसे बोलें। अरे तुम नया क्या बोलोगे, वही बोलोगे ना भाई। तो मैं बच्चों को थोड़ा हेजिटेशन दूर करने के लिए खड़ा करके बोलता हूं, लेकिन अफसोस कि आप लोग मेरे सामने नहीं है कि मैं बोलूं कि हाँ भाई खड़े होके बताओ कि हाँ चलो बोलो, तुम बोलो, ऐसे, है ना। कहता हूँ हिंदी में ही बोलो, हिंदी मीडियम के बच्चों को जरूरत पड़े, मन करता है भोजपुरी में बोल दो, है ना, संस्कृत में बोल दो, जिस लैंग्वेज में मन करे उसमें बोल दो, पर बोलो खड़ा होके। तो चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि कभी हम लोग मिलेंगे जल्दी ही, 15 अक्टूबर के बाद शायद में भी हम लोग मिलें, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो हमें भी अच्छा लगेगा कि मैं आपको देख पाऊँ। लेकिन बाकी तो ये ऑनलाइन चीज़ें तो चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बंद होने वाला है। लेकिन जो फिजिकली यहाँ पे आ सकते हैं तो उनका तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनीवे, तो अब आपसे नहीं पूछ सकता, आपका मन करता है तो आप बहुत करता है तो मैं कह देता कि लिखो, है ना, ये हो सकता था। तो जल्दी से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया को जल्दी से लिख लीजिए, है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया को, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, अच्छा हाँ, ये एग्जैक्ट न्यूटन का नहीं है, ये तो थोड़ा एक फाइनल फॉर्म है, और अच्छे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे इसको अच्छे से कह दिया गया है कि न्यूटन का यही मतलब है ना, ठीक है। सो इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन, आदर्श मौर्य, पता नहीं एनएफ कैसे शुरू होगा, अब ये तो हमें नहीं मालूम यार।
if a body is in rest or in motion, then that will be remain in rest, then that will remain in rest, then that will remain in rest or in motion with same speed in same direction. If a body is in rest or in motion, then that will remain in rest or in motion with same speed in same direction, with same speed in same direction, until and unless a external force is applied on that. Until and unless एक्सटर्नल फोर्स, अच्छा एक्सटर्नल फोर्स जब कहा जाए तो नॉन जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे ना, तो ये कहा जाए चाहे नहीं कहा जाए, सेंस तो वही है, सेंस भी एक चीज होती है. सो बॉडी रिमेन इन रेस्ट और इन फॉर्म अंटिल अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. रितुल बोरा, हाँ ठीक है, एक ही बात है. अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है नॉन जीरो नेट फोर्स या फिर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, या सिंपली एक्सटर्नल फोर्स का भी सेंस वही है, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट. ओके, हमको लग रहा है कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी. और इसका मतलब है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो उतने ही स्पीड से, उतने ही उसी डायरेक्शन में, जिसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं, मोशन करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर न लगे. व्हाट डज दैट मीन? एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहर से उस बॉडी पर फोर्स नॉन जीरो नेट या और अनबैलेंस्ड फोर्स न लगे ना. तो एक तो ये हुआ. अच्छा ये बताओ, ये तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो गया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी जिसे कहते हैं, कि इनर्शिया का यही लॉ है कि ये होता है. अब क्वेश्चन होता है व्हाट इज इनर्शिया. यदि बात करें कि व्हाट इज इनर्शिया, जिसे हिंदी में जड़त्व भी कहते हैं, व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया क्या है. तो इनर्शिया को अभी हम लोग कोई फार्मूले में क्वांटिफाई नहीं किए हैं, इसीलिए क्वालिटी है. जनरली कोई चीज क्वालिटी तब तक क्वालिटी रहती है जब तक कि किसी फार्मूले, यूनिट, डायमेंशन से हम लोग उसे क्वांटिफाई नहीं कर देते. क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है ना. तो ये जरूरी है. जैसे मोशन एक अपना एक क्वालिटी है, और है ना, उसका एक है ना कि मोशन है, कितना मोशन है, तो मोशन नहीं, अब मोशन को क्वांटिफाई किए इस तरह से, चेंज इन पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसे इस टाइप का, तो फिर क्वांटिफाई किए. तो प्रॉपर्टी है या क्वालिटी है, मतलब प्रॉपर्टी है. इनर्शिया इज प्रॉपर्टी, है ना, कई लोग प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी या क्वालिटी जब चीजें होती हैं तो जब तक क्वांटिफाई नहीं करते हैं तब तक हम उसे क्वांटिटी की तरह नहीं लेते, नहीं कहते. सो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया तो लिटरल फॉर्म, लिटरली इसको डिफाइन करें तो लिखिए, इनर्शिया के बारे में लिख सकते हैं आप. लिखिए व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया का रिजल्ट, इनर्शिया का मीनिंग लिखिए. और चाहे इसको भी, इनर्शिया को इसके साथ जोड़ लेते हैं ना. इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास बाय वर्च्यू ऑफ विच, राइट डाउन,
इनर्शिया को यदि डिफाइन करें और साथ में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को उसी में एक्सप्लेन करें तो लिखिए, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट्स एनी काइंड ऑफ चेंजिंग, राइट डाउन, रेजिस्ट या अपोजेज एक ही बात है। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास, अलग से लिखना है क्योंकि इसी को मैं फिर से लिखवा रहा हूं, सब एक ही तरह की बातें हैं। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट्स any kind of changing its state of rest or motion. Any kind of its state of changing rest or मोशन, रेस्ट या मोशन जो कुछ भी है उसमें बदलाव करने की कोशिश करोगे तो इनर्शिया क्या करती है, रेजिस्ट करती है, अपोज करती है, विरोध करती है। और ये जो विरोध करने वाली प्रॉपर्टी है उसी का नाम इनर्शिया है, उसी का नाम जड़त्व है, जड़त्व का नियम है ये। विच बोला हूं, हाँ विच रेजिस्ट, हाँ विच बोला हूं, समझ में आ रहा है? अच्छा हाँ, फिर से थोड़ा फोकस करो क्योंकि एक जगह बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है। इनर्शिया मोशन का विरोध नहीं करती, इनर्शिया मोशन का विरोध नहीं करती, रेस्ट का विरोध नहीं करती, बल्कि जो कुछ है उसमें चेंज का विरोध करता है, चेंज का, मोशन का और रेस्ट का नहीं। तो बल्कि इसको उल्टा क्या कह देते हैं, कहते हैं कि इनर्शिया का मतलब है, अब इनर्शिया के कारण बॉडी के बारे में और लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। यदि कोई बॉडी, अब उसकी चाहत की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की मास की, है ना, ऑब्जेक्ट मास, कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या पसंद करती है, क्या चाहती है, रेस्ट में रहना। यदि कोई बॉडी मोशन कर रही है तो बॉडी क्या, किस में रहना चाहती है, मोशन में, है ना, रहना चाहती है। ये जो उसकी चाहत है रेस्ट वाली बॉडी का, रेस्ट में रहना, और चलती हुई बॉडी का उतने ही स्पीड से उसी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते रहने वाली जो चाहत है, वो जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो इनर्शिया के प्रोपोर्शनल है, एंड दैट इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ये जो चाहत है, समझ में आ गया कि बॉडी चाहती क्या है। अब प्रॉब्लम किस बात की आती है, मैं बता देता हूं। कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में है और तुम लोग चाह रहे हो कि इसको चलाएं, तो जैसे ही तुम चाहोगे कि इसे चलाएं तो बॉडी क्या करती है, विरोध करती है। बॉडी क्या करती है, विरोध करती है। अब तुम सोचोगे कि ये कहाँ से पता चला होगा इनर्शिया के बारे में, आपको सरप्राइज होगा। बहुत ध्यान से देखोगे ना तो न्यूटन के बारे में तो मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ चुका हूँ। न्यूटन का, गैलीलियो का, बहुत सारी बुक मेरे पास भरी हुई है। आपको सरप्राइज होगा, ये विरोध वाला है ना, इसके मोशन से ही नहीं, न्यूटन ये भी देखे थे कि ये जो विरोध वाला टेंडेंसी है, जो उल्टा फोर्स लगाने लगी है, वो विरोध वाला ही है। जो इस पे फोर्स लगा रहे कि तुम क्यों लगा रहे हो, यहीं से एक्शन रिएक्शन की भी बात हुई है। आप समझ रहे हो? जब कोई चीज पे धक्का देते हैं
तो गैलीलियो और एरिस्टोटल ये सब लोग नहीं सोचे कि जो धक्का देने वाली बॉडी है उस पर क्या बीत रही है। उस पर ये बीत रही है कि वो नहीं चाहती है कि चले और उसके विरोध में इस पे धक्का लगाती है। एक तो ये पॉइंट है जो किताबों में मेंशन नहीं है ना। तो एक चीज समझने वाली बात है जो मैं आपको समझा रहा था। तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो किस में रहना चाहती है? रेस्ट में। और यदि कोई बॉडी चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है पूरब दिशा में, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से पूरब दिशा में ईस्ट में जाते रहना चाहती है। लेकिन आपके दिमाग में क्या आ सकता है? लग रहा है बॉडी चलना चाहती है तो लो और चलो, धक्का लो। यदि आपके मन में है कि बॉडी चलते रहना चाहती है तो और ज़्यादा तेजी से चलना चाहती होगी, तो आप गलत हैं। यदि आप उसको और धक्का दे के चलाना चाहेंगे तो विरोध करेगी, कहेगी कि हम 10 ही ठीक हैं। रोकेंगे तो विरोध करेगी, कहेगी हम 10 रहना चाहेंगे। और यहाँ तक इवन मोड़ेंगे तो भी विरोध करेगी, कहेगी कि हम उसी तरफ जाना चाहते हैं। दिस इज इनर्शिया। क्लियर? क्या मैं बोलना समझ में आया? बॉडी यदि मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। इसका मतलब और ज्यादा मोशन नहीं चाहती है, बस उतना ही चाहती है। इससे आप इस किसी भी मास या बॉडी या इनर्शिया की प्रॉपर्टी से आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। संतोषम परम सुखम टाइप का, कि उसके पास जितनी वेलोसिटी है खुश है। यदि आप चाहते हैं कि और ज्यादा वेलोसिटी, तुम खुश हो वेलोसिटी से, तो लो और ज्यादा, तो विरोध करेगी। रोकेंगे तो विरोध करेगी, मोड़ेंगे तो विरोध करेगी। वो जिधर जा रही है और जितने स्पीड से जा रही है उतने में ही खुश है। एक तो ये है। तो हमको लगता है कि लेमैन लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज इनर्शिया, है ना। अब अगला लास्ट पॉइंट इनर्शिया के बारे में लिख सकते हो, जो क्वांटिफाई तो नहीं किए हैं पर किसी क्वांटिटी के किस तरह प्रोपोर्शनल होता है। सो लास्ट पॉइंट, राइट डाउन इट। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब दिस कैरेक्टर, प्रॉपर्टी, क्वालिटी, राइट डाउन इट। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass, write down it. Inertia is directly proportional to mass. What does it mean? Inertia is directly proportional to mass. तो inertia तो समझ ही गए कि inertia क्या होता है। अब बात आती है कि ये मास के प्रोपोर्शनल की बात क्या हो रही है। This means that more mass, more inertia, और more inertia means more ability to maintain its state of rest or motion। जो स्टेट है रेस्ट का या मोशन का, उसे मेंटेन करने की क्षमता ज्यादा है। या कोई बदलाव करने की कोशिश करेगा तो विरोध करने की क्षमता ज्यादा है। फिर से मोर मास मोर इनर्शिया। मोर इनर्शिया मतलब मोर एबिलिटी टू मेंटेन इस स्टेट ऑफ रेस्ट इफ रेस्ट, और मोशन इफ इन मोशन। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसमें ज्यादा क्षमता है। यदि कोई मान लीजिए भारी बॉडी रेस्ट में है तो उसमें इनर्शिया ज़्यादा है कि वो अब रेस्ट वाला मेंटेन करेगा, और कोई बदलने की कोशिश करेगा तो उसका विरोध करेगा बहुत ज़्यादा तरीके से, क्योंकि इसे ही इनर्शिया कहते हैं। इसे ही इनर्शिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल लूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, जो मैं अक्सर लेता हूँ। पेन दिख रहा है, ये बॉल दिख रहा है, देखो कैसे फटाक से उठाया। ये देखो बॉल को नचाया, कहो तो ये मार दूं, ऐसे फेंक दूं, लेंस पे लग जाएगा, फूट फाट जाएगा, पढ़ना बंद हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे
देख रहे हो कितना घुमा दे रहा हूं ऐसे। तुम्हें क्या लगता है 200 केजी लेके ऐसे ही घुमा दूंगा? जैसे घुमा रहा हूं वैसे। रेस्ट में है, मोशन, मुड़ गया, ये देखो मुड़ रहा है। क्या हाथी को लेके ऐसे घुमा के फेंक दूंगा ऐसे, हाथी को, ट्रक को? क्यों नहीं? क्योंकि ये इसलिए मैं कर पा रहा था क्योंकि इसका मास कम है, इनर्शिया कम है, एबिलिटी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन कम है, और फटाफट घुमा रहा था। लेकिन ज्यादा मास होगा जिसका, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें एबिलिटी ज्यादा है अपनी स्टेट को मेंटेन करने की। क्लियर? मोर मास मोर इनर्शिया। यही रीजन है जब अपने दोस्त आपका साइकिल चलाते हुए आता है, जब साइकिल चलाते हुए आता है तो आप उसके हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा मेहनत करके रोक लेते होगे। क्यों? क्योंकि मास थोड़ा कम है। पकड़ के ऐसे चला भी देते होगे, ठेल देते होगे, चला भी जाता होगा। जरा ट्रक लेके आएगा, रोकना ना। ट्रक लेके आ रहा है, ऐसे रोकना। क्यों नहीं रोक पाते हो? क्यों नहीं रोकते हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमसे नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा है, जो उसका स्टेट है। यदि और ट्रक रुकी ही तो जरा चलाना तो। यदि ट्रक रुकी है तो उसको चला नहीं सकते आसानी से, वो रुके रहना चाहती है। और क्योंकि मास ज्यादा है तो आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। हाँ, कम रहता तो आसान होता यार बदलना उसका स्टेट। हालांकि विरोध तो तब भी करती, लेकिन अब इतना बड़ा विरोध होगा तो तुम्हारे बस से बाहर हो जाएगा। और ट्रक रुकी है तो आसानी से चला नहीं सकते, और उतना ही कठिन होगा जब ट्रक चल रही होगी तो रोक भी नहीं सकते आप। क्योंकि जब चलने लगेगी तो फिर वो चलना पसंद करेगी, रुकना नहीं चाहेगी। अब उसको रोकोगे तो कठिन होगा। तो रुकी हुई ट्रक को जितना चलाना कठिन होता है, उतना ही कठिन चलते हुए ट्रक को रोकना भी होता है। समझ में आ रहा है? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो एक तो ये बात हो गई। यही आप ऐसे भी देखोगे कि जो लोग मोटे लोग होते हैं वो उनका मोशन कम क्यों होता है? क्योंकि एक बार मोशन में आते हैं तो बड़ी रुकने में भी उनको भार है, और रुके हुए हैं तो चलने में भी भार होता है। देखे होगे जो बड़े बड़े साठ जो होते हैं सब, एक बार ज्वेलरी और इन सब की दुकान में बैठ जाते हैं तो रामू चाय लाओ, पानी लाओ, कुछ भी, बस वहीं पे बैठ के उसी कारण और भी मोटे होते रहते हैं, बल्कि कुछ करते तो और इसीलिए जब मोटा आदमी गिरता उठता एक बार बैठ जाता है तो फिर उठता नहीं है, क्योंकि इनर्शिया आप समझ ही रहे होगे। और एक बार उठ गया तो बड़ी मुश्किल से बैठेगा भी, बड़ा कुल इधर उधर पकड़ के, नहीं तो धड़ाम से गिर भी जाएगा। और यही रीजन है कि जब मोटे लोग, बहुत भारी लोग गिरने लगते हैं तो कई लोग बचाते भी नहीं हैं, क्योंकि नीचे यदि आ भी गए ना तो दिक्कत हो जाएगी ढेर। क्योंकि एक बार मोशन पकड़ेगा, वो गिरने लगेगा तो फिर रुकेगा भी नहीं, इनर्शिया के कारण, समझ ही रहे होगे। तो इसे अपने रियल लाइफ में इनर्शिया के बहुत सारे देखने को आपको मिल जाएगा। डेली रूटीन में आपको बड़ी आसानी से देख सकते हैं इन चीज़ों को, इनर्शिया के यूज को आप, है ना। पतले होने का फायदा भी मिलता है, नहीं? कहीं बम फटा, पतला आदमी भाग खड़ा होता है, अचानक वो मोशन पकड़ लेता है, भाई वो मास कम है, इनर्शिया कम है, अचानक बदलाव हो सकता है, स्पीड पकड़ा, भागा नहीं। या बम फट गया तो उसके साथ में कहीं उड़ के उधर गिरा भी रहता है पतला आदमी। मोटा भाग ही नहीं पाता, कहते हैं फट ही जाओ, हम भी फट ही लेते हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि हम तो भाग नहीं पाएंगे, है ना। और उसको वो बम उड़ा भी नहीं पाएगा, उसको कई पार्ट में ही लेके जाएगा, दूर लेके जाएगा। और पतला आदमी देखते हो गया, डिजास्टर्स जो इफेक्ट होते हैं उसमें पतले आदमी कहीं इधर उधर कोने तरह बचे रहते हैं, मोटे आदमी को बचते हुए नहीं देखे होगे। एनीवे, चलिए, तो हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? इनर्शिया।
लॉ ऑफ इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, है ना। और न्यूटन सेकेंड लॉ कुछ और नहीं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ कुछ और नहीं बल्कि इसी का फॉर्मूलेशन है, उसमें इसी तरह की बात है। और यही कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री है, इंप्लाई करता है। फर्स्ट इंप्लाई सेकेंड, सेकेंड इंप्लाई फर्स्ट, बोथ लॉज इंप्लाइज वन टू अदर, ठीक है। इंडिपेंडेंट तो केवल थर्ड लॉ ही है जो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो एक क्लास में आपको एक क्लास अगले क्लास में हम लोग, तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जो फंडामेंटल है एफ बराबर एम ए पे सारी चर्चा। फिर पूरी दुनिया में एफ बराबर एम ए, जहां देखो पार्टिकल और रिजिड बॉडी डायनामिक्स पे लग रहा है। एक बार शुरुआत होगी एफ बराबर एम ए, जो ऑलरेडी जानते होंगे, वो शुरू होगा तो फिर शुरू होगा, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक एक क्वेश्चन ले लो और आप लोग बताइएगा सोच के जरा इस पे, है ना। नहीं, लोगों की शिकायतें आने लगती हैं कि क्लास छोड़ो पता नहीं क्यों। तो एक पुल है ना, एक ब्रिज है, और उस पे आप खड़े हैं, आधे पे एक कार आ रही है और आधे पे एक ट्रक आ रही है, ठीक है। आधे पे एक कार आ रही है और आधे पे एक ट्रक आ रही है, और आप बीच में है, लड़ना तय है क्योंकि अगल बगल आ रहे हैं और दोनों 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहे हैं, कार और ट्रक, और लड़ना तय है। तो बताइए आप किससे लड़ना पसंद करेंगे। स्पीड तो दोनों का सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप कार से लड़ना पसंद करेंगे या ट्रक से। तो इससे पहले सबका आंसर है कार से, है ना। लेकिन आपको रीजन के साथ बताना है कार से क्यों। कार वाला तो लग रहा है कि आप अपने जीवन के अनुभव से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो हमको लग रहा है कि ये तो जो न्यूटन को नहीं जानता होगा और साइंस नहीं पढ़ा, वो भी कार ही बताएगा। बोलो, तो ऐसा मत करो। ज्योति कश्यप का क्वेश्चन आंसर है कि बिकॉज मोमेंटम ऑफ ट्रक इज मोर। तो आपको मोमेंटम से क्या दिक्कत है ज्योति कश्यप। मैं यहाँ पे चैटिंग सब देख पा रहा हूँ, जितने लोग आप लोग आंसर कर रहे हैं। मेरे बगल में कंप्यूटर लगा हुआ है, स्क्रीन है, वहां पे सब आपके आंसर्स आते रहते हैं। तो बताइए मोमेंटम से क्या लेना देना, मोमेंटम से क्या प्रॉब्लम है आपको। आकाश सिंह, कनिष्का, मास ऑफ ट्रक इज मोर देन मास ऑफ कार, देन व्हाट इज प्रॉब्लम विथ इट। कनिष्का, व्हाट इज प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है आपको। ये मास ज्यादा होने से क्या दिक्कत हो गया, रहने दीजिए मास ज्यादा, क्या फर्क पड़ता है आपको, चोट क्यों लगेगी ज्यादा मास हो जाने से। दूसरा, चलिए अगले क्लास में आप लोग सोच के बताइएगा कि ऐसा क्यों। पर ऐसा मत अगले क्लास में आंसर करिएगा कि सर दोनों से क्यों लड़ेंगे, कूद जाएंगे, उसमें नीचे कूद जाएंगे नदी में। तो नदी सूखी हुई है, ठीक है, पानी नहीं है और बहुत ऊंचा ब्रिज है। तो फिर कई ठो कहते हैं सर सो जाएंगे, नीचे से ऊपर से चीजें चली जाएंगी, वहीं पे सो जाएंगे। तो आगे दोनों के आगे लोहा लगा हुआ है ना, स्ट्रिप्स प्लेट लगे हुए हैं, क्लियरेंस इतना है, ठीक है। अब ये मत कहना सर कूद जाएंगे, तो बहुत ऊंचा ऊंचा है दोनों, आप कूद नहीं पाएंगे उतना। तो इस तरह के आंसर नहीं देने हैं ना कि सर सो जाएंगे तो कूद जाएंगे, तो नदी में कूद जाएंगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे, कार के आएगी। तो ये सब नहीं, लड़ना तय है, मैं बता दिया हूं, ठीक है। तो आप लोग सोच के आइएगा। अभी तो कई लोगों का अपना आंसर है कि सर, विनय का क्वेश्चन है कि सर गॉड को याद करेंगे।
तो चलिए आप लोग सोचिएगा, फिर मैं अगले क्लास में बताऊंगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ऐसे मत बताइएगा, क्योंकि 3-4 साल पहले हमको लगता है कि मैं कहा था सोच के आने के लिए। तो अगले क्लास में जब मैं पहुंचा तो मैं पूछा कि हाँ भाई क्या आप लोग सोचे, तो एक बच्चा हाथ उठाया, हाँ सर। तो मैं कहा कि हाँ बताओ। तो वो बोला कि सर कार से इसलिए लड़ेंगे क्योंकि ट्रक वाले पी कर चलाते हैं सब, तो उससे लड़ेंगे तो मार देगा, बड़े और ज़्यादा चाँप देगा, वो वेलोसिटी ज़्यादा कर देगा, कार वाला थोड़ा रहम खाएगा। तो कृपया इस तरह के आंसर ना करें, और वो भी एक दिन सोचने के बाद इस रिजल्ट पे ना पहुँचे कि ट्रक वाले से इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि ट्रक वाले पी कर चलाते हैं, कार वाला थोड़ा रहम करेगा। तो ये नहीं करना है, ठीक है। और चलिए अगले क्लास में मिलते हैं और बाकी 2 लॉज को समझते हैं। आज का दिन हम लोगों का इसमें चला गया कि अरिस्टोटल, गैलीलियो, प्लेटो, सोक्रेटिस, न्यूटन क्या थे, और ट्राई किए इनर्शिया समझने की, लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसका केवल यूज है, स्टेटमेंट है, ये प्रॉपर्टी टाइप का है, कैरेक्टरिस्टिक टाइप का है। जो सबसे ज्यादा यूजफुल फार्मूला है वो तो नेक्स्ट क्लास में आएगा। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।